तो आज हम बीए भाग 3 के इकाई क्रमांक 3 से इस टॉपिक का अर्थात विभिन्न सामाजिक वर्ग का अध्ययन करेंगे और इसको मुख्य रूप से हम दो भागों में पहले विभाजित करके अध्ययन करेंगे, अर्थात दो वर्ग का अध्ययन करेंगे। ये पहला है इस तरह से, पहला हम इसमें कृषक वर्ग का अध्ययन करेंगे और दूसरा मजदूर वर्ग का अध्ययन करेंगे। तो उसमें भी सबसे पहला हम कृषक वर्ग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ की 80% आबादी अपनी जीविकोपार्जन कृषि से प्राप्त करती थी। और जैसे ही भारत में अंग्रेजी का शासन स्थापित हुआ तो अंग्रेजी शासन काल में किसानों की दशा निरंतर कमजोर होती गई और शोचनीय हो गई, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी केवल अपने आय को किसी भी स्रोत के माध्यम से बढ़ाना उनका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कृषि पर भी ध्यान तो दिया, लेकिन अपने उद्योग को संचालित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया और ये भी विचार किया कि कैसे हमारी अधिक से अधिक आर्थिक प्रगति हो और किसानों की दशा उन्नत हो। इस बात से उनको कोई ज़्यादा सरोकार नहीं था। तो इस दिशा में उन्होंने 1793 में एक व्यवस्था लागू की जिसको हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ कि ये जमींदारों के माध्यम से लगान वसूल करने का तरीका थी। 10 साल के लिए उन्होंने लगान को निश्चित करके इस व्यवस्था को लागू किए और अंग्रेजी शासन और कृषकों के बीच जो जमींदार होते थे ये बिचौलिया का काम करते थे और जमींदार अपने लिए 1/9 भाग कुल उत्पादन का रखते थे और 8/9 भाग सरकारी खजाने में जमा करते थे। कृषकों के हित की ओर इन्होंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए कृषकों में असंतोष का व्याप्त होना स्वाभाविक था। इसके साथ साथ स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ उन्होंने दो व्यवस्था और उसी समय लागू किया। पहला व्यवस्था था ये था रैयतवाड़ी और दूसरा था महालवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में उन्होंने सीधे कृषकों से ही लगान वसूलने का व्यवस्था किए, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को एक इकाई मानकर लगान वसूल करने की व्यवस्था की। कालांतर में दोनों व्यवस्था भारतीय कृषकों की या कृषक वर्ग की स्थिति को परिवर्तित करने में असफल रहा और ये देखा गया कि दिनों दिन उनकी स्थिति और खराब होती गई। कृषि में भी बेरोजगारी पनपती गई। तो उस बीच में जो व्यवस्था लागू किया उसमें एक नवीन वर्ग का उदय हो गया, उसको जमींदार वर्ग कहा गया। ये जमींदार वर्ग का जब उदय हुआ तो ये जमींदार शोषण की सिद्धांत पर आधारित थे, अधिक से अधिक कृषकों का शोषण करना और अंग्रेजों की कृपा दृष्टि प्राप्त करते रहना। तो इस स्थिति में क्या हुआ, कृषकों में आंदोलन या उनमें एक चेतना आनी शुरू हो गई। अपनी गिरती हुई अवस्था के लिए इन्होंने अंग्रेज की नीति और उनके बिचौलियों को जिम्मेदार माना। तो धीरे धीरे ही सही लेकिन कृषकों में एक संगठन का शुरुआत हुआ। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाया। शुरुआत में केवल ये होता था कि जो बेदखली होता था, अंग्रेज सरकार अपनी लाभ के लिए जो बेदखली करते थे उसके खिलाफ संगठित होकर विद्रोह करना शुरू किए और धीरे धीरे आंदोलन में इन्होंने भाग लेना शुरू किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम शुरुआती दौर में ये समझ सकते हैं कि जो बंगाल था या बंगाल के भाग संथाल था, यहाँ पर थोड़ा सा वो संगठित होने का प्रयास करते हैं और इस आंदोलन के फलस्वरूप ये देखा गया कि 1859 में एक
1859 में इस आंदोलन संथाल और बंगाल आंदोलन के फलस्वरूप जब ध्यान आकृष्ट कराए तो 1859 में उन्होंने रेंट एक्ट पारित किया। रेंट एक्ट पारित किया। इसके अतिरिक्त किसानों से जो कर वसूल की जाने वाली थी उसमें लगान को और बढ़ा दिए वो, तो किसानों में फिर से असंतुष्टि देखा गया उसमें, और फिर से किसान धीरे धीरे संगठित होने लगे। इस प्रकार ये देखते हैं कि ये जो वर्ग था भारतीय समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग था, कृषक वर्ग, उसकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई। और आगे अपन देखते हैं कि अंग्रेज की नीतियों के फलस्वरूप कई विद्रोह आंदोलन ऐसे होने लगे। उसमें सर्वप्रमुख हम नाम लिया जा सकता है, एक जो है नील आंदोलन था। नील आंदोलन ये 1860 में हुआ। 1860 में हुआ तो इसमें क्या हुआ, नील की जो खेती करते थे, ऐसे कृषक जो नील की खेती करते थे, उसमें बंगाल का क्षेत्र था और बिहार के क्षेत्र थे, वहाँ कृषकों ने अंग्रेज जो पूंजीपति थे या जो भूमिपति थे उसके उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किए तो 1862 में नील आयोग बनाया गया। तो यह इस आयोग ने थोड़ा सा कृषकों की स्थिति की ओर ध्यान दिया, फिर भी उतना ज्यादा उन्नत नहीं हो पाई उनकी स्थिति और किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए उनके आयोग की जो सिफारिश थी। और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर अलग अलग प्रांत में किसानों का या कृषक वर्ग का विद्रोह होने लगा। तो एक हुआ मराठा कृषक विद्रोह। ये मराठा कृषक विद्रोह जो होता है ये होता है आपका 1875 ईस्वी में होता है। ये साहूकारों के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध विद्रोह था और इसमें इस विद्रोह से प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार ने उस समय 1879 में एक अधिनियम पारित कर दिया। उसका नाम था कृषक राहत अधिनियम, कृषक राहत एक्ट। थोड़ी सी इसको इस अधिनियम से उनको राहत मिलती है, फिर भी कृषकों की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने में यह असफल रहा। और फिर से हम आगे देखते हैं कि पंजाब में भी इस तरह का कुछ कृषक वर्ग का विद्रोह हुआ। तो पंजाब में जो कृषक वर्ग का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के फलस्वरूप जो परिणाम निकला उसमें ये निकलता है कि 1900 में एक एक्ट बना, पंजाब भूमि अन्यक्रमण एक्ट कहते हैं उसको, पंजाब भूमि अन्यक्रमण एक्ट। इसमें क्या होता है, अब देखो भारतीय जो आंदोलन चला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसमें भी कृषकों की स्थिति उस समय क्या थी ये देखते हैं कि 1857 के पूर्व तो कृषक जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं अपनी आर्थिक शोषण की नीति के खिलाफ। और उसी में हम देखते हैं कि एक चंपारण आता है, जब गांधी जी का यहाँ आगमन होता है, चंपारण 1917, चंपारण के कृषकों ने विद्रोह किया नील की खेती के विरोध। तो जैसे 1917 में महात्मा गांधी भारत आए, तो महात्मा गांधी भारत आए तो उसको चंपारण के जो कृषक थे, कुछ कृषक नेता थे, उन्होंने इस क्षेत्र में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किए। उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया और दौरा करने के बाद उस विषय का अध्ययन किया कि कृषकों की स्थिति इतनी खराब क्यों है। तब उन्होंने ये पाया कि अंग्रेजों की या उनके जो जमींदार हैं, भूमिपति, उनकी जो गलत नीतियों के कारण कृषकों की स्थिति जो है लगातार गिरती जा रही है। तो यहाँ पर उसके नेतृत्व में थोड़ी सी आंदोलन होती है और आंदोलन हुआ तो वहाँ जो एक कुप्रथा थी जिसको हम तीन कथिया प्रथा कहते हैं, तीन कथिया प्रथा, अंग्रेजों को इस प्रथा को समाप्त करना पड़ा और नील की खेती करने वाले किसान को थोड़ी सी उनको रियायत देनी पड़ी। इससे किसानों की जो हौसला धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी संगठित होने के लिए या कहते हैं कि अपन संघर्ष करने के लिए। उसके बाद चंपारण के बाद हम देखते हैं बारदोली में जो किसान का आंदोलन होता है,
सरदार पटेल के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, कृषकों का आंदोलन, विशेषकर मुंबई सरकार के खिलाफ हुआ। ये मुंबई सरकार ने 25% किराए को बढ़ा दिया था। बारदोली आंदोलन चलता है 1922 में। आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन भारतीय इतिहास में घटना घट जाती है यहाँ पर 1922 में चौरा-चौरी की घटना आने से इस आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया जाता है। फिर भी जो कर टैक्स जो बढ़ाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको वापस लेने के लिए बाध्य किया जाता है और सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है थोड़ा सा आगे के अपने पूर्व के आंदोलन से थोड़ा विस्तृत रूप में था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से आंदोलन कृषकों की हो रही थी, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के आंदोलन तो थी, लेकिन सबका उद्देश्य केवल एक था कि कृषकों की गिरती हुई जो अवस्था है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको कैसे सजग किया जा सकता है, ये देखने को मिला। अब उसी के बाद आगे अपन बढ़ते हैं तो ये 1921 में दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। मोपला का कृषक विद्रोह होता है। मोपला का कृषक विद्रोह जो होता है ये दक्षिण भारत में होता है। और इससे आगे चलते हैं 1923 में एक रैयत सभा बनाया गया जो किसानों की गिरती हुई दशा का अध्ययन करता था। 1925 में अपन देखते हैं 1925 के आते तक एक कामगार किसान सभा का निर्माण किया गया। कामगार किसान सभा। तो धीरे धीरे हम अग्रसर हो रहे हैं इधर, जैसे कि कृषकों में संगठन होना शुरू हो रहा है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी सफलता के बाद हम 1936 तक जब पहुंचते हैं तो ये देखते हैं 1936 में एक अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन कृषकों का बनाया गया। इसको अखिल भारतीय किसान सभा कहा गया। ये जो सभा बना अखिल भारतीय किसान सभा, उसमें बिहार के नेता सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बना। अपने से पूर्ववर्ती जितने भी सभा संगठन सामाजिक वर्ग के अंतर्गत कृषक समूह के अंतर्गत बना, उनसे थोड़ा सा ये प्रोग्रेसिव था। तो ये ज्यादा विशेष क्षेत्रों के लिए काम कर रहा था। 1936 पहली बार बनता है। इनके अलावा भी कई प्रदेशों में हमने जो आंदोलन देखते हैं कृषक का छोटे छोटे समूह में संगठित होकर, उसमें था एक आंदोलन तेभागा जो बंगाल में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तेलंगाना कृषक आंदोलन। इस तरह से कई आंदोलन उस समय हो रहे थे और ये देखने में मिला कि उस समय आंदोलन क्षेत्रीय स्तर का रूप का था। जो कृषक समूह का जो आंदोलन था क्षेत्रीय रूप में था। ये तेभागा का आंदोलन 1936 में होता है और इसका जो आंदोलन होता है 1946 में होता है। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के आते आते तक ये लगातार चलते रहता है। तो फिर भी क्षेत्रीय स्तर पर तो ये सारे संगठन अपना समस्याओं को लेकर काम कर रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से लोग संगठित नहीं थे। तो किसानों को केवल समय समय पर अन्य कारणों से विद्रोह करना पड़ता था अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू हुआ तो ये जो छोटे छोटे जो संगठन थे, कृषक के संगठन थे, ये राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में भी अपना भूमिका निभाते हैं और जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और आगे अपन देखेंगे कि ये संगठन आगे चलकर अखिल भारतीय स्तर पर काम करना शुरू कर देती है। और साथ में एक इस कृषि से जब औद्योगिक कृषि की शुरुआत हुई तो श्रमिक संघों का भी निर्माण होता गया। और इस श्रमिक संघ आंदोलन का प्रारंभ जो होता है ये जो होता है 1870 के बाद से ही शुरू हो जाता है। और भारतीय श्रमिकों द्वारा सर्वप्रथम हड़ताल 1877 में किया गया। 1877 में किया जाता है। और ये भी देखते हैं जब आंदोलन धीरे धीरे शुरू होते गया इस वर्ग का, मजदूर या श्रमिक वर्ग का, तो सरकार को इनके लिए कुछ एक्ट भी बनाने पड़े। जैसे अधिकांश लोग फैक्ट्री में काम करते थे तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट बना था ये 1881 में बना था। इसमें क्या किया गया, जो कारखाना में काम करते थे बच्चे, उनके आयु को रेगुलेट किया गया। मतलब कम आयु के जो बच्चे हैं उसको काम करने के लिए मनाही किया गया, उनके लिए एक निश्चित आयु निर्धारित की गई। आगे चलकर 1891 में हम देखते हैं 1891 में तो द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम बना। द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम में स्त्रियों की दशा पर विचार किया गया। मतलब स्त्रियों के काम करने के घंटे को भी यहाँ पर नियंत्रित किया गया और साथ में उनको और कई अन्य सुविधाएं प्रदान
की गई। तो इस कारण से धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ती रही, कृषक आंदोलन, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी, आंदोलन ज्यादा संगठित नहीं हो रहे थे। उसका केवल 2-3-4 कारण हमको देखने को मिला भारतीय इतिहास में। तो एक तो ये थे, ग्रामीण परिवेश से होते थे जितने भी मजदूर वर्ग होते थे, और दूसरी बात इनमें शिक्षा का अभाव था, और तीसरी बात इसमें चेतना का अभाव था। तो ग्रामीण परिवेश, शिक्षा का अभाव और चेतना का इनमें अभाव, इन 3 कारणों से इनका संगठन जो है नहीं हो रहा था। हालांकि उनके पूर्व बहुत छोटे छोटे संगठन तो थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं 1914 में पहुंचते हैं, तो जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, और प्रथम विश्व युद्ध में खाद्यान्न की कमी होती है और कीमतों में जो वृद्धि होती है, उनसे इस समूह को और ज्यादा संगठित होने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि कारखाना के जो मालिक थे पूंजीपति थे और दूसरा श्रमिक वर्ग थे, तो कारखाना में उसको कम दर पर काम करवाया जाता था। तो इससे प्रेरित होकर बीपी वाडिया ने 1918 में एक श्रमिक संघ का सर्वप्रथम निर्माण किया। 1918 बीपी वाडिया पहला श्रमिक संघ बनाया इन्होंने, और उसी समय 1918 में ही गुजरात में टेक्सटाइल लेबर श्रमिक संघ का निर्माण हुआ। तो ये अपने स्तर का श्रमिक संघ था। उसके अलावा हम देखते हैं कि अब जब वो कांग्रेस भी उस समय काम कर रही थी, तो कांग्रेस उनके समर्थन में तो रहती थी, मजदूर वर्ग का समर्थन में, क्योंकि कांग्रेस आगे चल के उसको स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन करना था। इस प्रकार हम देखते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में 31 अक्टूबर 1920 को एक अखिल भारतीय जिसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका निर्माण होता है। इसको हम संक्षिप्त में AITUC यानी हेटक के नाम से भी जानते हैं। इनकी स्थापना होती है। इसको जो पूर्व में जो छोटे छोटे जो कृषक समूह थे उनको संगठित करके काम, मजदूर संघ थे उसको संगठित करके काम किया। लगभग 107 समूह को इसमें समाहित कर दिया गया। उसके बाद अपन देखते हैं, उससे आगे चलते हैं 1924 में साम्यवादी इस वर्ग का, मजदूर वर्ग का समर्थन करते थे साम्यवादी लोग, तो सरकार उनके खिलाफ